मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है इशू ऑफ शेयर्स का, जिसमें आपने टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में पीछे वाले वीडियो में पढ़ लिया। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट को किस प्रकार से तैयार करती है। ठीक है, क्योंकि आपको ये पता है कि बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं। शेयर होल्डर वो पर्सन होते हैं जिन लोगों ने शेयर्स को परचेज़ किया होता है। तो कंपनी ने बहुत सारे लोगों को शेयर इशू कर रखे होते हैं, तो हर बंदे की कैपिटल को अलग अलग नहीं दिखाया जाता, बल्कि उन सबको एक साथ इकट्ठा करके दिखाया जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट। कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है एक साथ इकट्ठा कैपिटल अकाउंट सबका एक साथ दिखाया जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक परफॉर्मा बना के दिखा रहा हूँ, जिसकी ज़रूरत आपको इस बुक के अंदर और नेक्स्ट बुक के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और इसको आपने लिख लिख करके देखना है। आइए बताता हूँ। देखिए, कहता है मीनिंग शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय ए कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर्स। कहता है जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत होती है तो कंपनी क्या करती है कि इशू कर देती है शेयर्स को, मतलब सामने वाली पार्टी को शेयर दे देती है और उसके बदले में पैसे दे देती है। शेयर आपको पता है कि एक प्रकार का सर्टिफिकेट की फॉर्म होता है, जिसमें जो लोग कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो लोग कंपनी को पैसा देते हैं, और कंपनी बदले में क्या करती है, उनको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देती है, जिसको हम लोग शेयर सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है, हमने इसमें यहाँ ये पढ़ना है कि कंपनी कैसे कैसे पैसा मंगाती है, कंपनी की टोटल रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है, कितना कंपनी ने लोगों को इशू किया है, और कितना पैसा कंपनी को लोगों ने पे किया है। ठीक है, Many individuals and institutions contribute varying sums to companies, yet there is no separate capital account for each of these individuals or institution. बहुत सारे इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन जो है ना, बहुत अलग अलग अमाउंट कंपनी को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हर बंदे के लिए अलग से अकाउंट तैयार नहीं किया जा सकता। देयर इज़ वन कंसोलिडेटेड कैपिटल अकाउंट, तो उन सब के लिए एक सिंगल कैपिटल अकाउंट तैयार किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। क्लियर? कहता है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने टाइप्स की होती है, कितने तरीकों की होती है। द वेरियस टर्म्स यूज्ड इन द कनेक्शन विद द शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी आर द फॉलोइंग, जिसमें सबसे पहले आपका आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। ठीक है, ऑथोराइज्ड कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल, जैसे कि इसके नाम से ही पता लगता है, रजिस्टर्ड कैपिटल वो होती है जो कंपनी को अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर्ड करानी पड़ती है कि कंपनी की ये मैक्सिमम कैपिटल है। ठीक है, कंपनी की लाइफ टाइम के अंदर इससे ज़्यादा की कैपिटल इशू नहीं की जाएगी, शेयर इशू नहीं किए जाएंगे, उसे हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। क्लियर? देखिए, ऑथराइज्ड कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट विच इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल for which a company is authorized to issue share during the lifetime। ये कंपनी की मैक्सिमम जो है ना कैपिटल होती है, जो कंपनी इस शेयर्स को इशू करके क्या कर सकती है, कलेक्ट कर सकती है। यानी कि कंपनी को इतने शेयर इशू करने की अथॉरिटी होती है, और हम इतनी जो है ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या कर देते हैं, रजिस्टर्ड करा देते हैं। इसको हम लोग ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। दूसरा, ऐसा नहीं है कि कंपनी सारी की सारी कैपिटल को इकट्ठा लेती है। अब कंपनी उससे बहुत कम अमाउंट क्या करती है, पब्लिक को इशू करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर टू पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन। इशूड कैपिटल वो है जो पब्लिक को सब्सक्राइब किए, मतलब पब्लिक के लिए इशू की जाती है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल इज नोन एज अनइशूड कैपिटल। जो इशू नहीं किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, अनइशूड कैपिटल बोलते हैं। फिर आती है आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या होता है, जितने पब्लिक क्या करती है, आपके पास अप्लाई करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूँ कि ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, जिससे कि आपको आसानी से ये क्लियर हो जाए। देखिए, मान लीजिए कंपनी की जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, यानी कि जो कंपनी की टोटल कैपिटल है, जिसे ऑथराइज्ड भी बोलते हैं हम लोग, रजिस्टर्ड भी बोलते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। कहता मान लो कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे हैं, मतलब टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख है, और एक शेयर की वैल्यू जो है ना वो 10 रुपीज़ की है।
तो कंपनी की जो टोटल रजिस्टर्ड कैपिटल है वो 10 लाख है। कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इससे ज़्यादा शेयर कभी भी इशू नहीं कर सकती। अब हम लोग लिखते हैं इशूड कैपिटल। क्या लिखते हैं? इशूड कैपिटल। भाई कंपनी ने कितने इशू करे हैं? कहते हैं मान लीजिए कंपनी ने 70,000 शेयर एट पर ₹10 ईच के हिसाब से इशू कर दिए, तो कंपनी की जो इशूड कैपिटल हो जाएगी वो कितने की हो जाएगी? 7 लाख रुपीज़ की हो जाएगी। ठीक है। अब क्या केस हो सकता है? मान लीजिए जैसे हमने जो है ना 70,000 के क्या किए हैं? शेयर इशू करें, 70,000 शेयर इशू करें। ये हो सकता है कि ये तो हमने अखबार में दे दिया कि कंपनी ने 70,000 शेयर इशू करे हैं। हो सकता है पब्लिक 70 के 70 अप्लाई कर ले, हो सकता है पब्लिक 70 से कम अप्लाई करे, यानी कि 60 कर ले, 50 कर ले, 40 कर ले, या हो सकता है कंपनी क्या करे, उससे ज़्यादा अप्लाई कर ले। ठीक है। हमने इशू कर दिए मार्केट में, तो या आप इसे परचेज़ कर सकते हो। न्यूज़पेपर में आ गया, आपके पास इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच चुकी है। पब्लिक अब शेयर को उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है, तो देर में भी चांस कि वो 70 के 70 अप्लाई कर ले, 60 के लिए करे या ज़्यादा भी कर सकती है। वो जब 70 के 70 हो गया तो इसको हम बोलते हैं फुल्ली, और जब 70 से कम अगर आता है तो इसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। यानी कि पब्लिक ने क्या करे हैं? कम अप्लाई करे हैं, सब्सक्राइब करे हैं, कम लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया है, अप्लाई किया है, और इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। यानी कि जितने शेयर हमने इशू करे हैं, पब्लिक ने उससे ज़्यादा क्या करे हैं? अप्लाई करे हैं, उसे हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। ठीक है। अब कहता है कि यहाँ हम इसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। इशूड के बाद हमारा जो आता है सब्सक्राइब कैपिटल। ये एक हेडिंग है, ध्यान रखना, हमें ऐसे हेडिंग में लिखना है। नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। सपोज कीजिए कंपनी ने जो है ना 50,000 शेयर क्या करे हैं? सब्सक्राइब कर लिए। ठीक है। और एक शेयर आपका कितने रुपए का है? 10 रुपये का है। हमने 50,000 शेयर इशू करे थे और पब्लिक ने सभी के सभी अप्लाई कर लिए और सबने पूरा अमाउंट भी दे दिया। ठीक है। अगर पूरा अमाउंट भी आ जाता है तब हम इसको क्या दिखाएंगे? इस केस के अंदर दो अलग अलग केस बनते हैं। हो सकता है पूरा अमाउंट आ जाए और हो सकता है पूरा अमाउंट ना आए। मतलब हमने अगर 10 रुपये के हिसाब से जो है ना शेयर था और 10 रुपये से कम अगर हमारे को पैसा मिलता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। और अगर 10 का 10 रुपये मिल जाता है तो हम उसे बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो आपका जो पहला केस बनेगा, अगर सभी पैसा हमारे को मिल जाता है तो हम उसको बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अगर 10 का 10 रुपीज़ मिल गया, क्लियर, हमने सपोज कीजिए 70 के 70 ही पब्लिक ने अप्लाई कर दिए और सबके ऊपर 10 रुपये के हिसाब से सारा पैसा आ गया, तो हम इसे बोलेंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है। दूसरा केस क्या होता है? अगर हमें पूरा पैसा नहीं मिलता है तब हम उसे क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्चुअली में आपकी एक बैलेंस शीट बन रही है, हमें इसे ऐसे ही दिखाना होता है। ठीक है। इसकी ये तो आपको सिर्फ एक बार एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि हमें अपने अकाउंट्स को तैयार कैसे करना है। इसके अंदर कुछ और बातें भी हैं, अभी आपको बताते जाएंगे साथ साथ। लेकिन यहाँ अब आपने एक बात नोट करी है कि ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हम लोग क्या करते हैं? रजिस्टर्ड कराते हैं। दूसरा आपका इशूड कैपिटल, जितना आप पब्लिक को इशू करते हैं। तीसरा सब्सक्राइब, जितना पब्लिक अप्लाई करती है। अगर कंपनी पूरा अप्लाई कर लेती है तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप बोलते हैं। हो सकता है कम अप्लाई करे लेकिन पूरा पैसा अगर हमारे को मिल जाता है तब हम उसे बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। पर अगर आपको पूरा पैसा ना आए तब हम बोलते हैं सब्सक्राइब तो कर लिया, हो सकता है 70 के 70 करे हो, 50 करे हो, 60 करे हो, लेकिन हम उसे बोलेंगे बट नॉट फुल्ली पेड अप अगर आपका किसी प्रकार का शेयर का पैसा नहीं आता है। ठीक है। इसका ट्रीटमेंट हम आपको आगे वाले क्वेश्चनों में करके बताएंगे कि कैसे करते हैं। अब
आगे बढ़ने से पहले अब आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कंपनी ने क्या करा, 70 जो है ना इशू करे थे और लोगों ने जो है ना 70 के 70 क्या कर लिए, अप्लाई कर लिए। ठीक है, अब बात आती है पब्लिक कंपनी को पैसा कैसे पे करेगी, यानी कि कंपनी पब्लिक से पैसा कलेक्ट कैसे करेगी। ठीक है, कहता है आपने कहा था कि एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए है, 10 रुपये है, तो कंपनी चाहे तो ये सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के समय ही इकट्ठा मंगवा सकती है। ठीक है, और अदरवाइज वो पैसा इंस्टॉलमेंट में भी मंगवा सकती है। तो कंपनी जो अलग अलग इंस्टॉलमेंट मंगवाती है उसका नाम कैसे दिया जाता है। सबसे पहले कंपनी के जब न्यूज़पेपर में देती है तो कंपनी कहती है लोगों से कि आप लोग अप्लाई करें। तो जब लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, अप्लाई करते समय ही उन्हें कुछ पैसा कंपनी को क्या करना होता है, एडवांस पे करना होता है, जो कि कंपनी अखबार में दे देती है कि आपको इस बैंक के अंदर पैसा जमा कराना है। यानी कि जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो लोग उसको खरीदते समय उसमें सारी बातों का मेंशन होता है कि आपको अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई के समय कितना पैसा देना है और किस बैंक में पैसा देना होता है। ठीक है, ध्यान रखना शेड्यूल्ड बैंक के अंदर ही कंपनी को शेड्यूल्ड बैंक का जो ना कंपनी नाम देती है और लोगों को उसी बैंक में ही ना एप्लीकेशन का अमाउंट जमा करवाना होता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता दूं कि कंपनी पैसा किस तरीके से मंगवाती है। सबसे पहले हमारे को देना होता है एप्लीकेशन मनी, यानी कि जब आप शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ पैसा आपको एप्लीकेशन के समय देना होता है। और फिर जब कंपनी उनकी एप्लीकेशन मनी को एक्सेप्ट कर लेती है तो कंपनी उनको क्या करती है, अलॉट करती है। अलॉट का मतलब होता है उन्हें शेयर्स को इशू कर देती है, लोगों तक शेयर पहुंचा देती है। उसे हम लोग बोलते हैं अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट कर दिया और फिर कुछ पैसा कंपनी चाहे तो फर्स्ट कॉल पे रिमेनिंग अमाउंट मंगा ले, सारा का सारा जितना बचा है, और कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि इसको कम मंगा ले, सेकंड कॉल के टाइम पर ये पैसा मंगवा ले। ठीक है, तो यहाँ जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ पैसा एप्लीकेशन के साथ में आएगा। ठीक है, सपोज कीजिए कि कंपनी ने कहा कि आप 2 रुपीज़ मुझे एप्लीकेशन के समय सबमिट करा दीजिए। 2 रुपीज़ का मतलब केवल 2 रुपये नहीं है, जितने शेयर्स आप परचेज कर रहे हैं उन शेयरों के 2 रुपये के हिसाब से बाकी जमा करा दीजिए। इसके बाद बाकी कितना अमाउंट आपका रह जाता है, 8 रुपये का रह जाता है। अब उसके बाद बोलता है अलॉटमेंट पे, कहता है मान लीजिए अलॉटमेंट पर इसने मांग लिए 4 रुपये। जब आपको एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट कर ली जाएगी और अगर आपको शेयर इशू करने हैं तो कंपनी आपको कहेगी कि अब आप 4 रुपये के हिसाब से जितने शेयर आप लोगों ने परचेज कर रखे हैं उसका पैसा जमा करवा दीजिए। ठीक है, ये हो सकता है कि कंपनी फर्स्ट कॉल पे आपसे कितने रुपए मंगवा ले, 3 रुपये मंगवा ले, और जो फाइनल कॉल होगा उसके ऊपर कितना रुपया मंगवा ले, 1 रुपया मंगवा ले। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी कंपनी पैसा कॉल करेगी तो इनके बीच में जो टाइम पीरियड का गैप रहेगा वो इक्वल गैप रहेगा। इक्वल गैप पर ही कंपनी क्या करेगी, पैसों को मंगवाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसी की बात करूं, भाई हमने 70,000 शेयर इशू करे थे और लोगों ने 70 के 70 अप्लाई कर लिए, तो एप्लीकेशन के समय लोगों को 70 × 2 1,40,000 क्या करने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे। और अलॉटमेंट के समय 70,000 का 4 के हिसाब से 2,80,000 रुपीज़ सबमिट करने पड़ेंगे। और फर्स्ट कॉल के समय 70,000 का 3 के हिसाब से 2,01,000, और जो रिमेनिंग अमाउंट जब कंपनी मंगवाएगी टोटल पैसा क्या कर लेगी, कंपनी मंगवा लेगी। अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो जो आपका टोटल अमाउंट आएगा वो 7 लाख आएगा, क्योंकि 70,000 को कंपनी ने 10 रुपये के हिसाब से क्या किया था, इशू किया था। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी क्या करेगी, अपने पैसों को मंगवाएगी। अब हम आगे चलते हैं, इसकी एक क्वेश्चन आपको करके बताते हैं जिससे कि आपको बड़ा आसान लगने लगेगा क्वेश्चन। देखिएगा, चाहे मैं इसी क्वेश्चन को आपको लेके बता दूं। कहता है मान लीजिए सेम क्वेश्चन लेके चलता हूं, सपोज कीजिए 70,000 शेयर कंपनी ने क्या करे थे, इशू करे थे। ठीक है, एट पर रुपीज कितना, 10। इसको एक और कैसे घुमाया जाता है, इसका मतलब ये है कि 10 रुपये का क्या है, आपका शेयर है। ठीक है, और अब लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ही प्रोस्पेक्टस को पढ़ते हैं उसमें सारी बातों का मेंशन होता है, क्या कंपनी का नाम है, कंपनी का शेयर कितने रुपए का है, कंपनी का हेड ऑफिस कितने का कहाँ पर है। ठीक है, ये सारी बातें उस प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन होती है।
जैसे जब आप स्कूल का प्रोस्पेक्टस लेते हैं या कॉलेज का लेते हैं तो कॉलेज की सारी बातों को उसके अंदर मेंशन किया हुआ होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास जो अमाउंट आएगा, आपने अभी पढ़ा है कि एप्लीकेशन के समय हमने उससे कितने रुपये मंगवाए हैं। एप्लीकेशन के टाइम 2 रुपीज़, अलॉटमेंट के टाइम 4 रुपीज़, फर्स्ट कॉल के टाइम 3 रुपीज़ एंड सेकंड कॉल के टाइम 1 रुपीज़। ठीक है, तो ये उन लोगों ने क्या करा है, पैसा मंगवाया है। ₹2, ₹4, ₹3 एंड 1 रुपीज़। कंपनी के पास क्या हुआ, एप्लीकेशन का पहले पैसा आता है। ठीक है, कंपनी क्या एंट्री लिखेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमारे को जर्नल एंट्री करके बतानी है, शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए कंपनी में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू करे हैं। ठीक है, और इक्विटी शेयर के आगे इक्विटी वर्ड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इक्विटी को लगाए बिना। क्लियर, तो इसमें क्या होगा कि आपने शेयर्स को परचेज किया है या शेयर्स को खरीदा है, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगर प्रेफरेंस है तो हम प्रेफरेंस वर्ड लिखेंगे, और इक्विटी है तो हम क्या लिख देंगे, इक्विटी लिख देंगे। ओके, तो मेरे पास 70,000 शेयरों का 2 रुपीज़ के हिसाब से 1,40,000 रुपये आ जाता है। नेक्स्ट एंट्री में क्या लिखूंगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,40,000 टू शेयर, आपके पास आया था ना शेयर एप्लीकेशन का पैसा, हम इस पैसे को कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। देखिए, जैसे ही कंपनी शेयर्स को इशू करती है, इशू करने से पहले इशू करती है, इशू करने के बाद लोग उसे अप्लाई करते हैं, और एप्लीकेशन के समय लोगों को जो है ना पैसा बैंक में जमा कराना पड़ता है। कंपनी के पास कंपनी के जो बैंक का नाम दिया होता है उस शेड्यूल बैंक में लोग पैसा जमा करवा देते हैं। ठीक है, और जब वो पैसा आ जाता है तो उसके बाद क्या करती है कंपनी, लोगों को शेयर इशू करना शुरू करती है। जिन लोगों को शेयर इशू करने हैं उन लोगों तक शेयर जो है ना हम क्या करते हैं, उस पैसे को फिर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और लोगों को शेयर अलॉट करना हम लोग शुरू कर देते हैं। और जिन लोगों को हमें कोई भी शेयर इशू नहीं करना है उन लोगों का पैसा कंपनी क्या कर देती है, वापस कर देती है। और कंपनी को इस बात का भी ध्यान रखना है, ये सारा पैसा विदिन 15 डेज जो है ना इनको वापस भी करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, ये पैसा हमारे पास आ गया है, और इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, लोगों को अलॉट करना शुरू करते हैं। तो जो दूसरी एंट्री हम लोग लिखते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यानी कि अब हम ड्यू कर रहे हैं, यानी कि लोगों को ये कह रहे हैं कि आप लोगों को शेयर इशू किए जा चुके हैं, अब आप हमें इसकी जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है अलॉटमेंट का पैसा जमा कराइए। तो उसको हम लोग पहले ड्यू करते हैं। ठीक है, फिर वो लोग हमारे को पेमेंट करते हैं। पहली एंट्री के अंदर ड्यू करना नहीं होता, सीधा पैसा आता है। जिन लोगों को शेयर इशू कर दिए जाते हैं फिर हम लोग उसको अलॉटमेंट के जो बाकी पैसा है वो मंगवाते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर, इस बात को ध्यान रखना है, जैसे आपके पास एप्लीकेशन का पैसा है, इस पैसे को आप लोग कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी कि आपकी कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, और फिर मैं अब अलॉटमेंट का पैसा मंगवा रहा हूँ, तो अलॉटमेंट के समय ही मुझे शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना होता है। ठीक है, तो इससे मेरी कैपिटल और बढ़ जाती है। मैं कितना पैसा मंगवा रहा हूँ, 70,000 शेयरों का अलॉटमेंट के ऊपर 4 रुपीज़ के हिसाब से 2,80,000 रुपीज़ मैंने क्या कर दिया, ड्यू कर दिया। अब अगर मुझे सारा का सारा पैसा मिल जाता है, इस हर बंदे ने अपना पैसा पूरा पे कर दिया, तो मैं जो नेक्स्ट एंट्री करता हूँ वो रिसीव करने की करता हूँ। इसमें मुझे पूरा पैसा ये मान के चल रहा हूँ कि रिसीव हो गया। तब मैं क्या लिखूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जिसमें आपको फुल अमाउंट रिसीव हो गया है। इसके हम अलग अलग आगे केस भी पढ़ेंगे, मैं केवल अभी आपको सिंपल केस करवा के चल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट केस आप फिर से ड्यू करते हो, क्योंकि अब आपके पास अलॉटमेंट का पैसा भी आ चुका है। फिर मैं फर्स्ट कॉल को ड्यू करने जा रहा हूँ, तब मैं क्या लिखूँगा, शेयर